नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और हैरानगी की बात यह है कि मैं रोज़ देखता हूं तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइटें और यूट्यूब चैनल हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर प्रोग्राम के कुछ हिस्से लेकर उन्हें आगे चलाते हैं और मुतासिर करने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तानी अवाम को कि पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, एक्सक्यूज़ मी इंडिया और TDF, CDF, इस तरह के 3-4 चैनल बने हुए हैं जो उनकी एजेंसियों के अंडर में काम करते हैं। ज़ाहिर बात है उनके अपने मुल्क में गौदी मीडिया आपको पता होगा। तो गौदी मीडिया ये है कि बेसिकली मोदी की गोदी में बैठा जो उनका मीडिया है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेसेस को ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, उनका मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाते हैं। और आपको पता है मेरा एक मखसूस अंदाज़ है, मैं घसीटता ज़्यादा हूँ, मारता कम हूँ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई अपनों का ये हाल करता हूँ तो परायों का क्या करूँगा। मैं पाकिस्तान का 5G 5th जनरेशन सुपर वेपन हूँ, फौजी का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में घुस के फटूंगा ये मैं बता दूँ। आप लोग मेरी मकबूलियत अपने मुल्क में बढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ाएं। 25 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में बसते हैं, जो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा हैं, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की आवाज़ हूँ, अपनी दबी पिसी आवाम की आवाज़ हूँ। हम अगर अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करना चाहते, हमें बुरा जाहिर करके आप खुश होना चाहते हैं तो आप बहुत ही घटिया लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, सारे लोग नहीं हिंदुस्तान भारत के, सिर्फ वो लोग जो कि एक मखसूस माइंडसेट के मालिक लोग। आपके यहाँ गौदी मीडिया है। मेरे प्यारे वजीर आजम इमरान खान ने इतनी आज़ादी दी हुई है कि मीडिया अपनी बात करे। आपकी तरह का मोदी मीडिया नहीं है हमारा, मोदी की गोदी में बैठा कि सिर्फ अर्नब गोस्वामी टाइप लोग आए। लोग मुझे कहते हैं आप उनको कॉपी करते हैं, आप उनका सामना करें। मैंने तो कभी मना नहीं किया, आप सामना करा दें। मेरे और अर्नब गोस्वामी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नफ़रतें फैलाता है, मैं मोहब्बतें फैलाता हूँ। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान से कोई जंग नहीं चाहते, भारत से कोई जंग नहीं चाहते। यह आपकी गलत फहमी है, हम आपके हवास पे तारी हैं। आप सोच नहीं सकते हमारे बगैर हमारी माशी नाकामी आपका फ़ायदा कहाँ से होगी। अगर हम माशी तौर पर नाकाम होंगे तो बेटा आप ही की हम दुर्गत बनाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। यह बता दूँ, इट्स अ वेरी बिग थ्रेट। Pakistan is a very big threat to you. An unstable Pakistan, a weak economy in Pakistan is a threat to you. A strong economy in Pakistan is an advantage to you. We can be good trade partners. We cannot be friends, but we can be decent neighbors. और हम उस पर वर्क करना चाहते हैं, आप नहीं वर्क करना चाहते। बोले अर्नब गोस्वामी तो किसी मेहमान को बोलने नहीं देता। मैं तो बोलने देता नहीं। अच्छा खैर, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोग्राम को पसंद करते हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमन का प्याम है और हमारी मईशत को बेहतर करने में जो है वो हमारी हुकूमत किरदार अदा करे, इसलिए हम मस्बत और तामीरी बातें करते हैं। वी आर नॉट स्टूपिड लाइक यू दैट वी हैव ऑल प्रेज फॉर यू। मोदी कहता है कि हमारा मुल्क जो है, उनका जो कहता है कि उनका जो मुल्क है भारत, वो युद्ध का मुल्क नहीं है, बुद्ध का मुल्क है। ये क्या बुद्धि की बात है कि अपने पड़ोसी के साथ बिगाड़ के चलना चाहते हो। ये क्या बुद्धि की बात है? तो बेवकूफ़ी की बात है, बेवकूफ़ी, खालिसतन बेवकूफ़ी। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ ताजर सनतकार हैं, ताजर सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और मुल्क की माशी हालात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा कतई ये ताल्लुक़ नहीं है कि मैं भारत में बैठे अपने दर्शकों, मेरा मतलब देखने वालों को मुखातिब करूं, लेकिन मियाँ जाहिद हुसैन साहब, इब्तिदा में मैं मुख्तसरन सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि क्या ये बेहतर है कि दो ममालिक जो एक साथ पड़ोसी हैं, माशी तौर पे दोनों मुतासिर हैं, गुरबत बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के, छुपाएँ भी तो उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, क्या हम हर वक्त एक दूसरे की मईशत के अंदर कीड़े निकाल लें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने के बजाय अगर मिलकर काम करें और अमन के लिए काम करें तो क्यों ना अच्छा हो? क्या कहते हैं आप? फिर उसके बाद मैं मौजू पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो आपने सवाल किया है, ज़ाहिर है कि कोई भी अक्लमंद आदमी या कोई भी, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आपस में मिलजुल के रहना, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहना, अच्छे टर्म्स पे रहना, अच्छे हमसाई के साथ रहना, ये तो एक दुनिया में कहा जाता है। और हमारे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि अपने हमसाए के साथ अच्छे तरीके से रहो। तो हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कि हमारी तो थिंकिंग ये है, फ़िलासफ़ी ये है।
बाकी ये है कि जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो वहाँ पे जो उनके हुक्मरान हैं, अब मोदी साहब जब से वहाँ पर आए हैं तो उनके पास जो उनका एक मुतसबाना रवैया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, नॉट ओनली टुवर्ड्स दी पाकिस्तान बट उनके अंदर जो मुसलमान रहते हैं जी। या उनके अपनी जो अक़लियतें हैं दूसरी भी, तो उनके साथ भी जो उनका रवैया है वो इंतहाई मुतसबाना है। कश्मीर में आप देख लें कि अभी तक वहाँ पे जिस तरह अंडर सीज है पूरा कश्मीर, फिर कश्मीर का उन्होंने जिस तरीके से वो लॉ चेंज किया, तो ये सारे मामलात जो हैं उनको एक अपने एजेंडा के ऊपर आए हैं और वो उनका एजेंडा जो है वो अमन और आश्ती नहीं है, बल्कि उनका एजेंडा जो है वो जंगो जदल है, फसाद है, कत्ल है, कत्ल गारत है, ये उनका एजेंडा है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो इंसर्जेंसी क्रिएट करवा रहे थे वज़ीरिस्तान वगैरह में, तो हर जगह पे ये एक उनका हाथ था। फिर अफ़गानिस्तान में जो उनको डिफ़ीट हुई है, अफ़गानिस्तान में जो उनका एजेंडा था वो भी पाकिस्तान को इनस्टेबल करने वाला ही एजेंडा था, तो उसमें भी उनको वहाँ पे डिफ़ीट हुई है। तो इंटरनेशनली भी वो कोई अच्छे कार्ड्स प्ले नहीं कर रहे और उनको कोई दुनिया में भी कोई पजीराई हासिल नहीं हो रही। लेकिन यह है कि चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, तो इस वजह से जो दुनिया का रवैया उनकी तरफ होना चाहिए, जो दुनिया को उनके साथ थोड़े अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए। वो माइल्ड है, दुनिया उनकी तरफ माइल्ड, दुनिया उनकी तरफ बिट माइल्ड ज़रूर है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपनी मकबूलियत भी और दुनिया में अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक जमहूरियत का जो उनका एक चेहरा था वो दागदार मस्त हो चुका है। अब हम मौजू की जाने बातें हैं, लेकिन मैं रोज़ फ़ोन खोलता हूँ, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ होता है और मेरी तस्वीर बनी हुई होती है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। भाई मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं हिंदुस्तान और भारत के तमाम देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वतन और अपने मुल्क के लिए बात करता हूँ। मेरा काम आपको मनोरंजन मुहैया करना नहीं है। गेट माई पॉइंट? सो आई वॉन्ट टू फिक्स माई कंट्री, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स टू माई कंट्री, जैसे कि आपके एंकर करना चाहते हैं गोदी मीडिया वाले। आगे चलते हैं जनाब। मिनी बजट आ गया, आपके भी मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज इस पर देखी मियां जाहिद साहब। बात कुछ ऐसी है कि मिनी बजट लाने की ज़रूरत थी या नहीं थी। फिर अब प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक तखमीना हम डिस्कस कर रहे थे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 200 बिलियन रुपीज़, बट दे से दैट द पुअर मैन विल ओनली बी इफेक्टेड बाय 2 बिलियन रुपीज़। तो सर आप ये करें 10 रुपए हमसे रख लें सबसे, आप मिनी बजट ना लाएं, क्योंकि हमें पता है इसका इम्पैक्ट हमारे आम आदमी पर ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इम्पैक्ट ना आए। क्या कहते हैं आप? ओनली स्टेक ईटर्स विल बी इफेक्टेड और स्टेक होल्डर्स विल ऑल्सो बी इफेक्टेड। जी देखें जी, ये कोई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 373 अरब रुपए का है। 373 अरब। या और ये इस तरह से है कि जो इनका कहना है कि IMF की डिक्टेशन पे कि जो आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं वो आप सारी विदड्रॉ कर लें। वो जो एग्जेम्पशंस हैं वो कोई 340 अरब रुपए की हैं, फिर उसके ऊपर 330 अरब रुपए के कोई और टैक्स वैक्स ये लगा के कुछ, तो 373 अरब रुपए का प्लान है। बात यह है कि इससे क्या होगा? इससे गरीब आदमी मुतासर नहीं होगा, सिर्फ 2 बिलियन रुपए का मुतासर होगा। तो ये तो एक आदमी को 10 रुपए कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ कि फिर आप उससे 20 रुपए ले लीजिए, हाँ उससे और ले लीजिए, 20 रुपए ले लीजिए, इसको आप 800 अरब रुपए ले, 373 की बजाय इसको आप 750 अरब रुपए पे ले जाएं, अगर ये इतना ही सस्ता सौदा है। असल बात यह है कि आप लोगों को क्यों गुमराह करते हैं। ये सारे का सारा जो 373 अरब रुपया है, कोई साहब 200 भी कहते हैं, कोई 373 कहते हैं, मेरे ख्याल में 373 ही है। तो ये जो है, ये जो सारे का सारा जो मलबा है वो ज़ाहिर गरीब आदमी पे गिरना है, ये 22 करोड़ लोगों पे गिरना है। अब जो लोग हैं कोई 1,50,000, 2 लाख, 10 लाख के करीब लोग हैं जिनको वाकई कोई असर नहीं होता, महंगाई हो जाए कुछ भी हो जाए उनको कोई असर नहीं होता, वो 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग होंगे स्टेक खाते हैं या लेकिन बाकी जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ की अगर हमारी कौम है तो हम 21 करोड़ और 70 लाख लोग जो हैं वो यकीनन इसी से मुतासर होने, और ये सारा का सारा 300-400 अरब रुपया जो भी है ये सारा उन्हीं के ऊपर गिरना है। बट द रिचेस्ट ऑफ द रिच, तो मैंने देखा है कि वो बेचारे खा ही कुछ नहीं पाते, परहेज ही मार देता है उन लोगों को। नहीं, उनकी और तो व्हाट डज ही मीन बाय स्टेक ईटर? स्टेक ईट कौन करता है, कौन? मैं समझा नहीं कोई, मतलब मुझे का खेज बात है, नहीं एक सिंपल सी बात जाक उड़ाने वाली बात नहीं। देखें स्टेक ईटर्स जो हैं वो स्टेक का महीने में एक खा लेते होंगे, 2 महीने में एक खा लेते होंगे। बात खाने और पीने की नहीं है, बात पहनने की ये है, बात ओढ़ने की भी है, बात गाड़ियों की भी है, बात बंगलों की भी है, बात आपके लग्जरी आइटम्स की भी है। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी है ये गरीब आदमी ही ने ये बोझ उठाना है और अल्टीमेटली उठाना है। अब बात यह है कि ये
है क्यों, आपने भी पूछा कि ये क्या ये ज़रूरी था। बात यह है कि आखिर हम जाएं कहाँ, हमें जो है हम अपने मामला दुरुस्त करने की तरफ माइल नहीं है, वो माइल नहीं है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आए, हम जाएं कहाँ इसी को आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात यही है कि मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ ब्रेक पर जाने से पहले ये बात हो रही थी कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। जो फैलेसी है, वो फैलेसी यानी ये गलतफहमी जो है वो ये है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक ट्रबल्स को हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और मियां जाहिद हुसैन साहब उसकी वजह से बहुत ही बड़ा डिबैकल हो गया। आपके सामने 3-4 ही, मेरे पास वक्त क्योंकि कम है इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन मुख्तसरन बात यह है कि टैक्स अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। टू टेल यू द ट्रूथ, वी हैव मेड प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स और टैक्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बट स्टिल वी हैव फेल्ड। दूसरी बात ये थी कि जी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होगी तो देयर विल बी ट्रबल इन डॉक्यूमेंटेशन। वी हैव मेड मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, हाउएवर स्टिल नो रिजल्ट। फिर यह कहा गया कि पाकिस्तान इज अ टैक्स थीव्स, वी आर थीव्स। कोई मुल्क ऐसे नहीं कहता, ये पहला मुल्क है जो इंटरनेशनली जाके कहता है कि हम चोर हैं, हम टैक्स चोर हैं और हम सिंसियर नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से हम उतने ही सिंसियर हैं जितना हर कोई हो। सिंसियरिटी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। करप्शन का लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए तो ठीक हो जाएगा, वो तो ला नहीं सके, लेकिन अगर करप्शन बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। और करप्शन बंद होगी ईमानदार की आदत से, वो भी वी हैव नॉट सीन एनी सक्सेस। गवर्नेंस ठीक हो जाए, नो सक्सेस। तो रियली स्पीकिंग मियां जाहिद हुसैन साहब, we have tried to fix all the problems superficially on the surface, but that is not the solution. क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं अभी ये कह रहा था कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। अब IMF ने हमारा जो 6th रिव्यू था उसको कंडीशनल कर दिया कि जी हम तब इस पे जाएंगे और आपको $1 बिलियन की ट्रांच हम तब रिलीज करेंगे, पहले आप ये हमारी शराइत पूरी कीजिए, ठीक है। अब वो शराइत पूरी करने के लिए अभी हमें ये मिनी बजट पे जाना पड़ा, सही कहा, प्लस हमें तकरीबन 300 अरब रुपए का कट लगाना पड़ा तरक्याती प्रोग्रामों पे, और इसके अलावा तकरीबन 300 रुपए के हमें टैक्स मेजर्स मजीद लेने पड़े मिनी बजट के। अब बात यह है कि ये सारा कुछ करके भी, और बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, ठीक है ना। और पेट्रोल की कीमत आपको अगर याद हो, बजट के फ़ौरन बाद मैंने कहा था कि ये 25 से 30 रुपये पर लीटर हमें इसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में बढ़ाना पड़ेगा, जो अभी हमने IMF के साथ पेंडिंग रखा हुआ है और हमने उनसे कहा हुआ है कि हम ये करेंगे। सेम लाइक बिजली की कीमत हमने 5 रुपये पर यूनिट उनसे वादा किया था कि हम बजट के बाद बढ़ाएंगे, तो वो भी हमें बढ़ानी थी, कुछ बढ़ा दी है, कुछ आगे बढ़ेगी। तो बात यह है कि हम कहाँ जाएं, ये सारे इकदाम करें तो IMF से हमें $1 अरब मिलेगा। अच्छा, वो IMF से $1 अरब जो हमें मिल जाएगा इन शराइत के बाद, तो उसका मतलब ये होगा कि हमें एक सर्टिफिकेशन मिल गई कि हम अब IMF के उसमें सिस्टम में दाखिल हो गए, मैकेनिज़्म में दाखिल हो गए, तो लिहाजा अब हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक है। तो उसके नतीजे में हमें जो दूसरे मुल्कों से मज़ीद कर्ज़े लेने हैं वो हमें मिल सकेंगे। अगर हम वो नहीं करते तो हमारे कर्ज़े जो हमने मज़ीद लेने हैं वो रुके रहेंगे। अच्छा, अब वो क्यों लेने हैं हमें? वो इसलिए लेने हैं कि हमने इस साल अभी $12 अरब के कर्ज़े वापस करने हैं। अब वो वापस हम कहाँ से करेंगे? वो तब वापस कर पाएंगे ना जब हम मज़ीद कर्ज़े लेंगे। तो इसलिए हमें मज़ीद कर्ज़े लेना हमारे लिए अशद ज़रूरी है। वो अब हम कर्ज़े लेंगे, पिछले कर्ज़े लौटाएंगे, तो इस तरीके से रिवॉल्विंग होगी, कुछ मज़ीद कर्ज़े भी हम लेंगे। आपके सामने रियल पिक्चर ये रख देता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने ये बात की कि अमेरिका ने बेसिकली अमेरिका की वजह से IMF ने हमें ज़्यादा सकरू किया। आपको याद होगा पीर बाबा को एक दफ़ा इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया था तो उन्होंने बाहर हाथे में कहा था कि मुझे सकरू कर रहे हैं, तो वो आपने अमेरिका से पंगा ले लिया, वो भी आपको सकरू कर रहे हैं। तो सर बात ये है कि अमेरिका से जिसने बिगाड़ी उसको अमेरिका ने उसकी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा ये अर्दुआन साहब भी अर्तुगल बने हुए थे, भले ठीक करूँगा, तुर्की का बेड़ा गर्क कर दिया, लबनान का बेड़ा गर्क कर दिया। सर दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लेना चाहिए। अगले दिन सदर भी आए थे PCC का के, तो मैंने उनसे कहा था कि बचपन में हमारे बुजुर्गों ने एक बात बताई थी कि हट्टी ते बह के ग्राहक गाला नहीं कढ़ी। तो हम जो है ये गालियां निकाल रहे हैं अपने ही कस्टमर्स को। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, हम उनको गालियां निकाल रहे हैं। सर ये कौन सी अक्लमंदी की बात है, मुझे ये बताएं ना, ये फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक नहीं है?
हम 12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ अमेरिका को। सिर्फ अमेरिका। या एंड दे आर वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट Yeah. मार्केट्स, ठीक है, इफ नॉट द बिगेस्ट। बिगेस्ट ही है। बिगेस्ट हो गए या तो कहानी खत्म। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को है। ठीक है, और अमेरिका से ही हम कर्ज भी लेते हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक ये सारे इदारे के अमेरिकन ही वो सिस्टम में चलते हैं। तो उसके बावजूद भी हम अमेरिका के साथ हमारा जो एटीट्यूड है या उनका हमारे साथ जो एटीट्यूड है, लेकिन बहरहाल सर ये PIA के जो जहाज हैं बोइंग, ये बांग्लादेश में बनते हैं सर। सर ये जो एयरबस है ये सर भाई फेरू में बना था सर। ये जो सर F-16 जहाज हैं ये सर हमने क्या मतलब रंगड़ी जहाज हैं ये सर। किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं सर? हमें उनकी जरूरत है। हमारे मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस तक सब अमेरिका के ऊपर रिलाई करते हैं। इस तक के अब तो इशारे से आपको पता है केके ने भी उस दिन वीडियो आपने व्हाट्सएप की देखी होगी, केके ने कहा अब हम थक गए, चीन के साथ दोस्ती का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अब हमें अपनी पॉलिसी ठीक करनी है। तो सर केके किसकी आवाज है? हर सेन आदमी ये कह रहा है कि क्यों आप एंटी वेस्ट जा रहे हो। आप क्या कहते हैं, एंटी वेस्ट जाने से पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है? मुझे ये बता दें, सिर्फ इतना बता दें। जी जी देखिए बात यह है, एंटी वेस्ट या प्रो चाइना, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नहीं है। हमें किसी का भी एंटी नहीं होना चाहिए। हमें सबका प्रो होना चाहिए, सबके साथ हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। हम जो इस वक्त 100 प्याज भी खा रहे हैं और उसके बाद हम 100 पता नहीं क्या खा रहे हैं, तो ये जो हमारी कैफियत है, ये कैफियत हमारी हो क्यों रही है? असल चीज़ तो ये है ना, हम अपने मामलात ठीक क्यों नहीं करते? अभी आपने टैक्स की बात की, अभी आपने GDP की बात की, आपने बहुत सारी जो बातें की। तो बात यह है कि हम ये चीज़ें हमारी, ये देखें ना, मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे असल इश्यूज़ क्या हैं कि हम बिजली बनाते हैं, ज़ाया करते हैं। ठीक, अब कोई हमें पैसे देगा, कर्ज देगा, वर्ल्ड बैंक देगा या IMF देगा, इसलिए देगा कि आप बिजली बना के ज़ाया कर दें, तो या अमेरिका देगा या चाइना देगा या कौन देगा? बताएं मुझे। दुनिया में कोई मुल्क बता दें जो आपको इसलिए पैसे दे देगा कि आप उससे कर्ज लें, उससे बिजली बनाएं और उसको ज़ाया कर दें, हवा में उड़ा दें। चाइना के साथ असल में बात यह है कि अवाम को बनाया मामू, अवाम को मामू बना के ये कहा हमारी पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची तो समुद्रों से ज़्यादा गहरी। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया आगे लग नहीं अली साहब, चल इधर नहीं तो हम परेशान हो गए। हमने कहा यार रेट कम करो, बिजली के रेट कम करो। सर बड़ी मुस्तनद और मारूफ शख्सियात चीन जाकर कहकर आई कि भाई रेट कम करो। उन्होंने आगे से कहा कि जी तो प्राइवेट कंपनी और आपका लेना देना, हम कहाँ जाने। नहीं अली साहब देखें, अगर हम बात को सही पॉइंट पे रखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में आज से 4 साल पहले अंधेरे थे या नहीं थे? मान लीजिए हमारे मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी या नहीं थी? अब वो चीज़ें कैसे ठीक करनी थी? वो बिजली ला के ठीक होनी थी ना। उसके लिए आपने चाइना के साथ CPEC के जरिए एग्रीमेंट्स वगैरह किए। 5 साल कर दें, नवाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं, उनकी भी तारीफ हो जाए। नहीं 4 साल पहले देख लें, थोड़ा बढ़ा दें एक आध साल। नहीं मतलब 2018 से हमारे मुल्क में ये बिजली की किल्लत थी ना, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। वो जाके कब ख़त्म हुई? 2018 में ख़त्म हुई ना। तो 2018 में ख़त्म हुई, 2013 से लेके 2018 का जो पीरियड था, तो प्लांट लगाने से ख़त्म हुई ना CPEC के ज़रिए। तो 12,000 मेगावाट बिजली आपके सिस्टम में आई। वो ना आई होती तो आज आप वो 18 घंटे की लोड शेडिंग की बजाय आज आप 20 घंटे की लोड शेडिंग पे होते। तो लिहाजा वो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, जो किसी ना किसी तरीके से वो मैनेज हुई। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, चाइना का शुक्र भी अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें चीज़ों को ये देखना है कि अब वो बिजली बना के हम हवा में उड़ाने के लिए बना रहे हैं। सर वो लोग जिनके बारे में कहते थे ना कि CPEC के पीछे हैं, वो अब पीछे से हट गए हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वो वेला गया, यही वो बात है। हमारा अलमिया ये है, खत्म हो गया मामला। वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वो जिन्हें आप कहते थे उनके पीछे CPEC है, वो जो पीछे थे वो अब नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी आपने टेक्सटाइल पॉलिसी दी थी, अब सुनने में आ रहा है कि टेक्सटाइल पॉलिसी भी गवर्नमेंट विदड्रा करने जा रही है। जी हाँ, हाँ, तो बात यह है कि कंसिस्टेंसी ही तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारा अलमिया ये है कि अगर हम एक चीज़ को लेकर चलें, वेल थॉट आउट पॉलिसियाँ बनाएं और उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलें। जो चीज़ सही है उसको सही ट्रैक पे रखें। जो चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं, जो हमारे रेवेन्यू ज़ाया हो रहे हैं, जो हमारी बिजली ज़ाया हो रही है, एक सवाल गैस ज़ाया हो रही है, अगर हम उन चीज़ों को ज़ाया ना करें तो हमें फिर किसी के पास इस तरह पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपको याद होगा पहले चाइनीज़ कराची के अंदर बहुत ज़्यादा थे, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे। फट गायब कैसे हुए? जी, पीछे से हट गए सर। हाँ, पीछे से हट गए। CPEC अब देखिए असल बात ये पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ 2016 में चेंज हो गई थी। लेकिन बात यह है कि दौड़ते हुए इंसान पलट नहीं सकता।
प्रॉब्लम ये आवाम की इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी अफलातून दोम ने, यानी जो हमारे मेरे इलाके के पास के रहने वाले हैं एहसन इकबाल साहब, कोई उनको रस्तू कहता है, कोई उनको अफलातून दोम कहता है। तो असल बात ये कि उन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसके बाद रिवर्स ब्रेन वॉश करना मुश्किल हो रहा था। काम वो चेंज हो चुका था, 2016 में खत्म हो चुका था मामला सर। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, ये रैप अप हो चुका था, उसके बाद चाइनीज चले गए थे यहां से, खत्म हो गई थी स्टोरी। मतलब इससे हम क्या आइडिया क्या सेल करना चाह रहे हैं कि हमें क्या वो गलती थी सी पैक में जाना, ये बताना चाह रहे हैं, या हम ये बताना चाह रहे हैं कि सी पैक को रैप अप करना ये अक्लमंदी थी? नहीं, इसके माने ये है कि हमने भी पुट टू मेनी एग्स इन वन बास्केट, ये कहने का मकसद है वी कैंट पुट ऑल एग्स इन वन। हमारे पास तो एग्स ही नहीं थे कि हम उसको एक बास्केट में रख दें। हमारे पास तो जो एग्स आए वो आए चाइना की वजह से। हम तो 18-20 घंटे की लोड शेडिंग में थे, हम तो पत्थर के ज़माने में उस वक्त पहुंच चुके थे। हमें चीज़ों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर हमने चाइना के साथ वही तरीका रखा होता तो आज हम वो 65 अरब डॉलर की बजाय आज हम शायद 200-300-400 अरब रुपए डॉलर 400 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए होते। सर एक गुजारिश, और उससे हम नहीं देखें, आप समझे बात सर, देखें 2600 हमने जाके सड़क बना के छांगे मांगे के जंगल में लगाई। मैं आपको सही बता रहा हूं, 2600 किलोमीटर हमारे यहाँ ये मोटरवेज बनी है, इसमें सी पैक तो हमने खुद ही बनाई सर। नहीं, हमने नहीं बनाई, वो सी पैक के जरिए उसकी फंडिंग आई। हमारी रेलवे अपग्रेड जो हुई वो सी पैक की वजह से हुई। और हमारा ये जो 2600 किलोमीटर सड़कें बनी है ना, ये सारे हमने जो हमारी ये मंडीज जो हैं, जितनी मंडीज हैं, जो खेतों में मंडीज जो हैं, उन सबको हमने करेक्ट किया है इसके जरिए, मोटरवेज। यानी इट हैज बीन जनरली बेनिफिशियल। इससे 2% हमारा जीडीपी इससे बढ़ना था सी पैक की वजह से, अगर हम सी पैक को सही तरीके से ऑपरेट करते। और उसमें जो इकोनॉमिक जोन बनने थे वो भी तक हमने ऑपरेट नहीं किए। हमने बिजली नहीं ला के दी, हमने गैस, हमारे पास बिजली 4000 मेगावाट सरप्लस है, वो हम लोगों को दे नहीं रहे, उसकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। हम जो लोग बिजली के कनेक्शन मांग रहे हैं उनको 1-1 साल बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। बात यह है कि हम अपने मसाइल अपनी नहीं हम अपनी गवर्नेंस को ठीक तो करते नहीं है, और हम जाके कहते हैं जी हमने अमेरिका को क्यों गालियां दी, हमने जी चाइना ने ये कर दिया फलान। अरे भाई, हम अपनी बेल्ट क्यों नहीं ठीक करते, अपने मामलात क्यों नहीं ठीक करते? क्या हमें चाइना कहता है या हमें अमेरिका कहता है कि अपनी बिजली 400 अरब रुपए की बिजली जाया कर दो? कौन कहता है बताइए? नहीं, अमेरिका तो कहता है कि अमेरिका तो कह रहा है कि इस खित्ते के अंदर हमारा साथ दो, जितने नोटू चाहिए ले लो। नहीं, बात ये उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने तो क्लियर कट ये मैसेज दिया था वो अफगानिस्तान 16 अगस्त को। हाँ, 16 अगस्त को उन्होंने कहा था देखो अब तुम लोग जीत गए, अब चलो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अब हम यहां से छोड़ के चले गए हैं, हमारे लिए काम करो जैसे पहले करते रहे। मुशर्रफ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर मक्खियां भी नहीं है दुबई में, तो क्या मार रहे होंगे? वैसे बता रहा हूं आपको सर, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का दौर वापस ले आऊंगा, नोटू ही नोटू दूंगा। देखिए, वो जितने नोट देते हैं वो कर्ज के तौर पे देते हैं, वो ग्रांट नहीं देते, वो कर्ज आपके ऊपर लोड करते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ जाता है कर्जा। इसलिए गुजारिश में बार बार, देखिए मुझे आपने जिस मकसद के लिए बुलाया, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी चीजों को दुरुस्त कीजिए। ऑब्जेक्टिव बात की आप जब चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप लॉसेज सस्टेन करते चले जाएंगे, चीजें आप महंगी होंगी, लॉस पे बेचेंगे, आपका 3000 अरब रुपए का आपका वो हो गया, सर्कुलर डेट आपका हो गया। तो ये बात आपकी, देखें आपके साथ बात करने का इसीलिए लुत्फ आता है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। यहां पर एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि कैसे फिर गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, क्योंकि चाहिए मिनी बजट हो या और चीजें, सब इसके ऊपर रिलाई करें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब थोड़ी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि जनाब ताजिर और सनतकार क़यादत को अब क्या करना चाहिए और वो किस हद तक मुतहरिक हैं मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। बात यह है, मियाँ ज़ैद हुसैन साहब आप आते हैं तो बड़ा लुत्फ़ ये भी आता है कि एक एस्पेक्ट जो कि स्टडी नहीं हो रहा होता उस पर बात करने का मौका मिल जाता है। देखिए, हुकूमत सुनेगी तो वॉइस बॉक्स और स्टेक होल्डर्स की सुनेगी, व्हेन दे विल टॉक टू ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स। व्हाट इज़ द लेवल और potential of negotiation with the government when it comes to things like the mini budget? यानी ताजिर सनतकार, ये जो बात आपने की है इसके ऊपर ताजिर सनतकारों का क्या वेट होगा या वेटेज होगी कि वो जाके गवर्नमेंट से बात करें, नेगोशिएट करें, या ये जो एडिशनल टैक्सेस लगते हैं, या ये जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इसको मीडिया के अंदर, वहाँ से क्या आवाज़ आई, क्या निगोशिएशन हुई? मैं जानना चाहता हूँ। अकेले आप अभी ये और चंद लोग और हैं, लेकिन फॉर्मली भी तो ताजिर सनतकारों को जाना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास कि आए जी नेगोशिएट करें, लेट्स सिट ऑन द टेबल। क्या कहते हैं आप?
देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट हमसे बात करती है, हमारी बात सुनती है, मगर अमल नहीं करती। अमल नहीं करते। ठीक है। और बात क्या है कि कुछ हमारा अपना जो रिसर्च वर्क है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास अपना भी कोई रिसर्च वर्क होना चाहिए हमारी फेडरेशन चैम्बर्स वगैरह के लेवल पे, तो कुछ चैम्बर्स हैं यकीनन जिनके पास अपना रिसर्च वर्क है, लेकिन वो भी कंपाइलेशन ऑफ डेटा ज़्यादा है, उसमें कोई ओरिजिनल रिसर्च कम है। लेकिन बहरहाल कुछ चैम्बर्स और एसोसिएशन ऐसे ज़रूर हैं मुल्क में जो इस तरफ एक्टिविटी कर रहे हैं। फेडरेशन कह रही है हमने यूनुस दागा साहब की जो है ना उस पर बहुत रिसर्च वाइट पेपर नहीं। सर क्रेडिट दें उनको, क्रेडिट दें आप, उन्होंने इतनी रिसर्च की है, क्रेडिट देना। देखें, क्रेडिट मैं बिल्कुल दे रहा हूँ और हमें देना चाहिए। और फेडरेशन हमारी जो है वो बिल्कुल इस तरफ पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब यूनुस दागा इज़ अ बिग नेम और उनको उन्होंने एंगेज किया और उससे वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन एक यूनुस दागा से बात नहीं बनेगी। आप जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देखें कि उनके पास फ़िकी में उनके पास कितने PhDs हैं। ठीक है। हमने तो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जो बहुत अच्छे नेक नाम शख्सियत है उनको हमने एंगेज कर लिया और अपनी बला उनके गले डाल दी। वेयर एज़ के हमें तो इसमें PhDs चाहिए, वहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट चाहिए जो पूरी दुनिया की सक्सेस स्टोरीज़ को वहाँ पे एनालाइज करे, उसको रिसर्च करे और उसके मुताबिक फिर उसका पाकिस्तानी ब्लेंड बना के और फिर गवर्नमेंट के साथ उसको निगोशिएट किया जाए कि जी ये हमारे इशूज़ हैं। अब मसला क्या है कि आप देखें 2020-2025 की जो टेक्सटाइल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई और उसको फिर ECC ने अप्रूव किया, अब पता ये चला है कि 2-3 दिन से कि शायद उसको भी मॉडिफाई या उसको विदड्रावल की बातें हो रही हैं। वो कहते हैं कि जी ये बिजनेसमैन जो है दीज आर दी कॉर्पोरेट बेगर्स, और ये तो हर वक्त हमसे मुराद मांगते रहते हैं। ये नहीं कोई इनको बताता कि ये जो आपने जो टर्फ स्कीम बनाई थी उसमें 300-350 अरब रुपए के जो लोगों को आपने फंडिंग की उससे कितनी मिलें नहीं लगी, उससे कितनी नई मशीनरियाँ लगीं, कितनी मशीनरियाँ लोगों ने अपग्रेड की और उसकी वजह से आपकी $5 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी। आपकी तो एक्सपोर्ट 18 विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा लिए ना। हाउ कैन वी अलाउ दिस कंसिस्टेंटली कि ये चलता रहे और वो कमाते रहे? हम फिर गलत बहस पे चले जाते हैं। विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाने दें लोगों को, कमाएंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में टाटा बिरला कैसे बनेंगे लोग, पाकिस्तान में बिल गेट कैसे बनेंगे लोग? प्रॉफिट कमाएंगे तो बनेंगे ना। और प्रॉफिट कमाएंगे तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो क्या खाएंगे, वो कितना खाएंगे, वो लगाएंगे, वो मिलें लगाएंगे, उनको मिलें लगाने दें, उनको प्रॉफिट कमाने दें। तो हम ये गलत बहस की तरफ चले जाते हैं। जब तक लोगों को उनका रिटर्न नहीं मिलेगा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप ये भी तो देखें कि कितने हजार चाहते हैं कि इक्विटी जो है ना वापस अब कितने इक्विटी में इन्वेस्ट करें रादर देन बैंक लोन्स लेकर। कितने हजार और कितने लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिए। आपके बैंक किस पे चलते हैं? बैंक इसी मार्कअप के ऊपर चलते हैं। बैंक आखिर मनी लैंड करता है, वो उसकी प्रोडक्ट है और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है। बात यह है हम चीजों को उसकी बहस को सही डायरेक्शन में लेके नहीं चलते। हमें तो मार्केट रेट पे लोन लेना। देखिए गुजारिश, मार्केट रेट पे लोन लें। नहीं, फिर गलत बहस है। बात यह है कि मार्केट रेट पे लेके आप मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर सकते। आपकी मार्केट है कौन सी? आपकी लोकल मार्केट नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट में आप 9-10% और फिर उसके ऊपर स्प्रेड लगा के और आप वो पैसा लेके और फिर आप प्रोडक्ट बना के और आप अमेरिका में बेच सकें जहां पे उनका मार्कअप रेट 0 है। आप बात को समझे ना कि आपकी मार्केट है कौन सी? क्या आपकी मार्केट पाकिस्तान है? नहीं, आपकी मार्केट अब्रॉड है। और उस अब्रॉड जो मार्केट है वहाँ गैस का क्या रेट है, बिजली का क्या रेट है, वहाँ पे जो चीज़ें हमने बना के एक्सपोर्ट करनी है, जिस मार्केट में हमने एक्सपोर्ट करनी है, क्या हमारी चीज़ें उससे कंपेटिबल हैं, क्या कॉम्पिटिटिव हैं? हमें उसमें कंपेटिबिलिटी भी देखनी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी देखनी है। कॉम्पेटिबिलिटी तब आएगी जब आपके पास अपग्रेडेड मशीनरी होगी। कॉम्पिटिटिवनेस आपके पास तब आएगी जब आपके पास बिजली, गैस, पानी, लैंड और मार्कअप, ये चीज़ें जो हैं जब इंटरनेशनल प्राइस पे होंगी। तो बात यह है कि जब हम 2600 अरब रुपए के हमारे ये क्या कहते हैं जो सर्कुलर डेट होगा और 400 या 500 अरब रुपए का आपका गैस के शोबे में सर्कुलर डेट हो जाएगा, टोटल मिला के 3200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट होगा, तो आपकी कॉस्ट कहाँ से आएगी? आप किस तरीके? अच्छा, फिर आप गवर्नमेंट सच्ची है, गवर्नमेंट रोती है, लेकिन बात यह है कि वो रोती की हमारी वजह से थोड़ी रो रही है गवर्नमेंट। बात यह है कि अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से गवर्नमेंट रो रही है। आप $26 की गैस मंगा के और यहाँ पे $6-7 में गैस बेचने पे मजबूर हैं,
तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को उसमें लॉसेज हैं। लेकिन ये है कि वो $26 की आपने क्यों मंगवाई, आपने क्यों बर वक्त ऑर्डर प्लेस नहीं किए, आपने क्यों जो जिस वक्त $6 या $7 का रेट था उस वक्त आपने क्यों ऑर्डर प्लेस नहीं किए। और जब आपने ऑर्डर प्लेस किए तो 14 वेसल्स आपको मंगवाने थे, 14 वेसल्स की बजाय आपने 12 का सौदा किया और उसमें से भी 10 आए। आज आपके पास गैस महंगी या सस्ती किसी रेट के ऊपर आपके पास गैस दस्तियाब नहीं है। जब गैस आपके पास दस्तियाब नहीं है, मिल मैं कैसे चलाऊंगा, मैं माल कैसे बनाऊंगा, मैं अपने ऑर्डर कैसे पूरे करूंगा, ये चीजें कौन देखेगा। लेकिन हमारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर की भी आपने गैसें बंद करके भी कोशिश कर ली है, तब भी आपकी गैस पूरी नहीं हो रही सर। आप बात समझने की जरूरत है ना। हमें फैक्ट्री में अगर बिजली बनानी है, 5000 मजदूर जहां पे काम करते हैं वहां पे अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो वो प्रोडक्शन एक तरफ है और आपके चूल्हे की गैस एक तरफ है। ये दोनों चीज़ों को मुआवजा तो नहीं किया जा सकता ना। आप पूरे पाकिस्तान का चूल्हा भी बंद कर दें, इवन देन आप एक मिल नहीं चला सकते। तो बात यह है कि मिलों को चलाने के लिए आपको जहाज़ों में गैस मंगानी है, वो कहाँ है, वो आपने मंगवाई नहीं। जब आपने मंगवाए नहीं तो अब आप बताएं ना कि प्रोडक्शन कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी, फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा। जो छोटा मोटा जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की उससे $5 अरब की आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, मजीद आपको $5-10 अरब की। देखिए ना चीज़ों को $150 बिलियन क्वेश्चन फ्रॉम यू। चीज़ों को सही तनाजुर में जब तक हम नहीं रखेंगे अली साहब, ये मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा रहेगा। हमें 100 जूते भी खाने पड़ेंगे, 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे जो आजकल हम खा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हमारी नेशन को हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारा एक वकार होना चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में। हम मुसलमान हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, अल्लाह रसूल का हम नाम लेते हैं, हम कलमा गो मुल्क हैं और उसके और हम कर क्या रहे हैं, हमारे लक्षण क्या है। अच्छा, ये चीज़ें जब तक हम ठीक नहीं करेंगे आप यकीन रखिए हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी तरह रहेंगे। ना हमें चाइना में जाके सुकून आएगा, ना अमेरिका के साथ जाके सुकून आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में क्या है, पता आपको भी है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का टेम्पररी कह लें आप या सिचुएशनल सॉल्यूशन जो है वो $150 बिलियन का एक इंजेक्शन। आप मुझे सही बताइए, दिल से बताइए। यही हमने कहा था ना, तकरीबन सीपे की तरफ भी हम इसीलिए गए थे बिकॉज एक्सपर्ट्स हैड टोल्ड अस दैट वी नीड दैट क्वांटम ऑफ मनी कमिंग इनटू पाकिस्तान। सम विल कम थ्रू चाइना, अदर्स कैन कम थ्रू फ्रेंड्स एंड ऑल। इशू ये है कि नाउ द क्वांटम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $120 बिलियन इन द पास्ट टू $150 बिलियन टुडे। आपके ख्याल से कौन हमें ये जादू की जप्फी या टीका लगाने के लिए तैयार है? Because to be very frank, economic problems you have explained, Pakistan's circular debt is mounting every day, Pakistan's external debt is mounting every day, Pakistan's internal issues are rising beyond control. Straightforward question है, कहाँ से आएगा $150 बिलियन? सीधा सवाल है सर, who is going to give it to us? Because you know that this problem cannot be fixed without money. We need money. जी इतना आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने रखा है। 150 ना गंजी नहाए ना नहीं छोड़े, ना $150 अरब आए और ना बात यह है कि $150 अरब देखें जरा मेरी गुजारिश सुन लें। ये इतने मुश्किल आप सवालात अगर रख देंगे तो नहीं तो वही बात है ना, गंजी वाली बात। नहीं सर, एक्सक्यूज मी, यहां पर इन्होंने कहा था कि $200 अरब हमारे पास, 200 अरब, 200 भी नहीं, $200 अरब हमारा बाहर पड़ा हुआ है। तो $200 अरब जो था उसी के लारे पे तो वोट लेके जीते हैं सर। आप क्या बात कर रहे हैं? ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाएं कौम को। मेरी बात सुन लीजिए बराए मेहरबानी, ये $200 अरब की भी जरूरत नहीं है, $150 अरब रुपए की भी जरूरत नहीं, $150 अरब डॉलर की भी जरूरत नहीं है। और बात जरा समझने की कोशिश करें बराए मेहरबानी। बात सिंपल ये है कि जो हम पर डे मुल्क में लॉस कर रहे हैं, आपको पता है हम सालाना $20 अरब का लॉस करते हैं। किस चीज़ का लॉस करते हैं? कमा के जो पैसे हम कमा लेते हैं ना, वो कमाने के बाद, यानी ये चाय आपने बनाई, इसके ऊपर 2, 4, 5, 10 रुपए कॉस्ट आई होगी ना चाय पे, और अब गिरा दी इसको। हम $20 अरब की, मतलब छन्ने में पानी इकट्ठा कर रहे हैं हम 20 अरब की चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क में बना के ज़ाया करते हैं, इंपोर्ट करके उन्हें ज़ाया करते हैं। वो $20 अरब को अगर आप गिन लें तो $1.5 अरब तकरीबन महीने का होता है। आप इन चीज़ों को अगर आज से ठीक करना शुरू करें, संजीदगी से ले, जैसे मियां जाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि ये पहले फिक्स करना प्रायोरिटी है कि पहले अपने ब्रिंग योर हाउस इनटू ऑर्डर। वक्त खत्म हो गया, बाल्टी में छेद तो खत्म करें पहले। हाँ, जी यहाँ तो छन्ने में ही पानी इकट्ठा करते हैं सर। ये 200